अशोक के अभिलेख के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेख से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो सारा आपको इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अशोक के छठे स्तंभलेख से स्पष्ट होता है कि उसने अपने धर्मलेख राज्याभिषेक के 12वें वर्ष पश्चात उत्कीर्ण करवाने शुरू किए थे। ठीक है। तो अशोक की बात करेंगे तो अशोक का जो धर्मलेख जो है ना, उसके राज्याभिषेक के कैवें वर्ष के बाद उत्कीर्ण करवाना शुरू किया गया, तो 12वें वर्ष के पश्चात। ठीक है, कैवें वर्ष के बाद, तो 12वें वर्ष के बाद जो आप देखेंगे तो ये उत्कीर्ण करवाना शुरू किया गया था। ठीक है। और किस अभिलेख से किस स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने धर्मलेख राज्याभिषेक के 12वें वर्ष पश्चात उत्कीर्ण करवाने शुरू किए? तो किस स्तंभ लेख से पता चलता है? तो 6 नंबर का, किससे? सिक्त से। ठीक है। आप देखेंगे अशोक के शिलालेख कहां कहां से मिले हैं। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख भारत में तो मिलेंगे ही, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में, जगह जगह मिले हैं। ठीक है। तो अशोक के शिलालेख आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे। शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर के ऊपर जो लेख लिखा गया उसी को क्या बोलते हैं? शिलालेख कहते हैं। ठीक है। अब पत्थर के ऊपर इसलिए लिखा गया, उसको मतलब कठोर चीज से लिखा गया ताकि वो क्या, मीटे नहीं। ठीक है, हमेशा के लिए रहे, इसीलिए अभी भी वो विद्यमान है। तो आपको भारत से मिले हैं, नेपाल से मिले, बांग्लादेश से मिले, पाकिस्तान से मिले, अफगानिस्तान से मिले। ठीक है। ये सभी शिलालेख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य के पुख्ता प्रमाण है। अशोक के शिलालेखों में, ठीक है, किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो बताओ, ये बहुत यहां से प्रश्न बनता है, इस पे जरा ध्यान दे दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान दे दीजिएगा सभी लोग। अगर पूछेगा अशोक के शिलालेख केवल ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मिले हैं, गलत हो जाएगा। अशोक के शिलालेख की बात करेंगे, ठीक है, तो ब्राह्मी में भी मिले हैं, खरोष्टी में भी मिले हैं, ग्रीक में भी मिले, अरमाइक में भी मिले हैं। सही कथन क्या होगा? तो अशोक के ज्यादातर शिलालेख की बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है। आप देखिए, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का शिलालेख की बात करेंगे तो अफगानिस्तान में से मिला है। कहां से मिला है? तो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का शिलालेख की बात करेंगे, ठीक है, या फिर अभिलेख की बात करेंगे, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख की बात करेंगे तो कहां से मिला? अफगानिस्तान से मिला है। कहां से मिला है? अफगानिस्तान। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान से मिला है। ठीक है। तो खरोष्टी लिपि का अभिलेख की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम कहां से मिला? पाकिस्तान से मिला है। और शेष भारत से कौन सा लिपि से मिला? तो शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का ही आपको अभिलेख देखने को मिला। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अशोक के शिलालेख में जो लिपि का प्रयोग हुआ वो 4 है। उनका नाम क्या है? ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक है, अरमाइक है। ठीक है। ग्रीक एवं अरमाइक की बात करेंगे तो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहां से मिला है? तो अफगानिस्तान से मिला है। कहां से मिला है? अफगानिस्तान से मिला है। ठीक है। खरोष्टी की बात करें, खरोष्टी कहां से मिला है? तो खरोष्टी की बात करें, पाकिस्तान के पश्चिमी भाग से मिला है। ठीक है। और शेष भारत से कौन से लिपि का अभिलेख मिला है? तो क्या बताएंगे? ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्राकृत को एवं लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया था। अगर पूछा जाएगा बताओ अशोक के राज्य का राष्ट्रीय भाषा क्या था, तो क्या बताएंगे? प्राकृत प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। अगर उसी में अगर आपसे पूछा भाषा जाएगा बताओ लिपि कौन सा था, तो क्या बताएंगे? भाषा तो प्राकृत ब्राह्मी बता दिया, लिपि बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन लिपि कौन सी थी? बहुत सुंदर। लिपि की बात ब्राह्मी करेंगे ब्राह्मी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। ध्यान में रखना है। तो उसके बाद बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, भाषा की बात करेंगे तो भाषा क्या हो जाएगा? प्राकृत। ठीक है। और लिपि की बात करेंगे तो लिपि ध्यान में रखना है, ब्राह्मी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उत्कीर्ण के अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो क्या बताएंगे? एपिग्राफी बिल्कुल ठीक है, एपिग्राफी एपिग्राफी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। उत्कीर्ण उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है। अशोक के रामपुरवा अभिलेख बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह प्रश्न पूछा जाएगा। रामपुरवा अभिलेख की बात करेंगे तो बिहार के किस जिले में आपको देखने को मिलता है? क्या बताएंगे? पश्चिम चंपारण बिल्कुल, पश्चिम चंपारण चंपारण जिला मिलता है। ठीक है। रामपुरवा अभिलेख की बात करेंगे तो बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है। जबकि प्रयाग स्तंभ लेख की बात करेंगे तो पहले यह कौशाम्बी में था। ठीक है। लेकिन बाद में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इलाहाबाद किले में रखवाया गया। इसको जरा सुधार लीजिएगा। ठीक है, जहांगीर होगा। क्या होगा इसको? जहांगीर होगा। ठीक है। अकबर का शासनकाल था लेकिन यह काम जहांगीर ने किया था। ठीक है। तो ध्यान में रखना है, अशोक के रामपुरवा अभिलेख बिहार के किस जिला में आपको देखने को मिलता है? क्या बताएंगे? बिल्कुल, तो ध्यान रखना है पश्चिमी पश्चिमी चंपारण चंपारण जिला में। जबकि प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहां पे था? कौशाम्बी में। पहले कौशाम्बी बिल्कुल में कौशाम्बी में था। ठीक है, पहले ये कौशाम्बी में था लेकिन बाद में कहां पे ला दिया गया इसको? इलाहाबाद में इलाहाबाद जहांगीर के द्वारा। बिल्कुल, इलाहाबाद के मतलब किला में। ठीक है, रखवा दिया गया। ठीक है।
सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं, ठीक है, सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पे उत्कीर्ण है उन्हें मतलब क्या कहते हैं, लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, ठीक है। तो सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पे उत्कीर्ण है उसे क्या बोलते हैं, लघु स्तंभ लेख कहते हैं, ठीक है। अशोक के समस्त शिलालेख, ठीक है, लघु एवं दीर्घ स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, ठीक है। तो अशोक के, ठीक है, बताना है अशोक के आ, हाँ, अशोक के समस्त शिलालेख लघु एवं दीर्घ स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में क्या है, उत्कीर्ण है, ठीक है। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिसको राजज्ञा या फिर शासना लेख कहते थे, जिन स्तंभों पे उत्कीर्ण है उसे क्या कहा जाता है, लघु स्तंभ लेख। मतलब अशोक को अगर कोई बात अगर कहनी होती थी, ठीक है, अशोक को अगर कोई बातें अगर कहनी होती थी उसके लिए मतलब क्या करते थे, राजकीय घोषणा करते थे। और जो घोषणा जो करते थे घोषणा को किस पे लिखा जाता था, जिस स्तंभ पे उत्कीर्ण है उसे लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। और अशोक के समस्त शिलालेख लघु एवं दीर्घ स्तंभ लेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, तो क्या बताएंगे, ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। अशोक के राज्य की भाषा क्या थी, अशोक के राज्य की राजकीय भाषा क्या थी, तो क्या बताएंगे, प्राकृत ब्राह्मणी। प्राकृत थी, ठीक है, बिल्कुल प्राकृत थे। देखिए यही पढ़ रही है, ठीक है, अभी भी बता रहे ब्राह्मी नो भाषा सर। नहीं था, लिपि था, तो इनको लगा नो सर क्या होता है, ध्यान लगा कि क्यों नहीं पढ़ती है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब गलती करेगी एग्जाम में। जब बता दिए से ब्राह्मी लिपि है, प्राकृत भाषा है, तो फिर लिपि में, भाषा में प्राकृत ब्राह्मी बोलने का क्या मतलब है इसमें। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो एग्जाम से सीधा सीधा बाहर हो जाएंगे। आपको एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन को सही करना है जो कोई नहीं करता, वो आपका सही होना चाहिए। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन आसान आसान वो सबका सही होगा, वो आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी तक अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, तो ध्यान रखना, अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए हैं, 40 अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है। और सर्वप्रथम अभिलेख को पढ़ने का जो सफलता जो हासिल जो किया था, किसने हासिल किया था, तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या था, अशोक के अभिलेख को अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जेम्स प्रिंस है। जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। और ये अभिलेख को कब पढ़ा गया, तो क्या बताएंगे, 1837 बिल्कुल, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। जबकि सर्वप्रथम 1750 में टी पैंथलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। तो अशोक स्तंभ की खोज किसने की, तो टी पैंथलर ने की। कब की, तो 1750 में। लेकिन अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा, तो ध्यान रखेंगे 1837 में, ठीक है। तो टी पैंथलर ने खोजा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ दिया, ठीक है। अब देखेंगे अशोक के अभिलेखों के 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले शिलालेख जो कि पत्थरों पर लिखा गया, स्तंभ लेख जो कि मतलब ध्यान में रखेंगे अशोक के द्वारा दिया गया, क्या स्तंभ लेख, स्तंभ लेख में अशोक ने क्या दिया था, ये घोषणा सर, ठीक है, राजकीय घोषणा है, उसमें राजा के द्वारा दिया गया आज्ञा है, या फिर मतलब बात करेंगे शासनादेश है, ठीक है, मतलब शासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए वो है उसमें, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अशोक सबसे बड़ा, ठीक है, अथवा लंबा कौन सा अभिलेख है, तो क्या बताएंगे, 13 नंबर का अभिलेख। बिल्कुल, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे तो अशोक का सबसे, ठीक है, अशोक का सबसे बड़ा अथवा लंबा कौन सा अभिलेख है, तो ध्यान रखें 13वां अभिलेख, ठीक है, ध्यान में रखना है, जो ओडिशा के धौली में है। और सबसे छोटा की बात करें क्या है, रुमनी दई, ठीक है, कहां पे, लुम्बिनी में है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो अशोक का सबसे बड़ा तथा लंबा, ठीक है, अशोक का सबसे बड़ा लंबा अभिलेख कौन सा, तो क्या बताएंगे, 13वां अभिलेख। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, हाँ। तो अगर बोला जाए आपसे तो अशोक का सबसे बड़ा अथवा सबसे लंबा अभिलेख की बात करें 13वां अभिलेख है, जो उड़ीसा के कहां पे, धौली में है। और सबसे छोटा की बात करें क्या है, रुमनीदई लुम्बिनी में, ठीक है। तो अशोक का सबसे बड़ा अथवा, ठीक है, लंबा की बात करेंगे 13वां अभिलेख है, जो कि उड़ीसा के धौलू में है। और सबसे छोटा की बात करें, रुमनीदई की बात करेंगे तो कहां पे, लुम्बिनी में है, ठीक है। रुमनीदई अभिलेख से मौर्यकालीन नीति पे जानकारी मिलती है, ठीक है। तो सबसे छोटा अभिलेख की बात करें रुमनीदई, रुमनीदई लुम्बिनी नेपाल में है। और यहाँ से क्या जानकारी मिलती है, तो मौर्यकालीन नीति की जानकारी मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ा की बात करेंगे तो 13वां नंबर का है, जो कि ओडिशा के धौली में है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ओडिशा के कहां पे है, तो धौली में है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं रुमनीदई अभिलेख से किस काल की जानकारी मिलती है, तो क्या बताएंगे, तो मौर्यकालीन, ठीक है। देखिए अब अशोक के स्तंभ लेख
में वर्णित विषय क्या है, मतलब अशोक के स्तंभ लेख की बात करेंगे। और 3 प्रकार के हम लोग को देखा ना, शिलालेख देखा जो कि पत्थरों पे लिखी जाती थी, स्तंभ लेख हमने देखा, ठीक है। साथ में क्या देखा हमने, गुहा लेख देखा। गुहा लेख क्या था, तो गुफा के अंदर जो थी उसको गुहा लेख कहते हैं, ठीक है। स्तंभ लेख क्या था, मतलब अशोक सम्राट ने जो निर्देश दिए, जो उनके शासन के द्वारा आदेश दिए गए, वो स्तंभ लेख पे लिखे गए, ठीक है। और शिलालेख की बात करेंगे तो पत्थरों पे लिखे गए जो थे उनको शिलालेख कहते थे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जो अशोक के स्तंभ लेख जो वर्णित जो विषय है, उसमें जो 14 के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसको जरा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसे आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में हूबहू बहु यहाँ से क्या होते हैं, प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको जरा आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अहिंसा पे बल, पशु बलि की निंदा और समारोह पे प्रतिबंध लगाया गया किस शिलालेख में, प्रथम। प्रथम है, ठीक है। बिल्कुल। समाज कल्याण हेतु कार्य, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था में पड़ोसी राज्य, ठीक है, चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र का वर्णन किसमें मिलता है, तो दूसरा में मिलता है। तो दूसरा में 2 चीजें कही गई है, क्या कही गई, दूसरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें कहा गया है भाई साहब, मनुष्य के साथ साथ जानवरों के लिए मतलब क्या होना चाहिए, अस्पताल होनी चाहिए। और साथ में दूसरा शिलालेख ऐसा है, और 13वां शिलालेख ऐसा है जहां पे अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा करता है। कौन कौन से शिलालेख में अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा करता है, तो क्या बताएंगे, दूसरा और 13वां। बिल्कुल, दूसरा और 13वां में, ठीक है। दूसरा में बात करेंगे तो अपने पड़ोसी राज्यों में 4 राज्यों के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। तो चारों राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे, चोल, पांडे, सत्यपुत्र और बिल्कुल, ठीक है। तो केरल पुत्र को चेर भी कहते थे, क्या बोलते थे केरल पुत्र को, चेर कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, चोल का है, पांडे का है, सत्यपुत्र का है, चेर का है। चोल, चेर, पांडे। चोल, चेर, पांडे की बात करेंगे, संगम कालीन राजवंश भी है, ठीक है। कौन है, चोल, चेर और पांडे कौन सा है, तो संगम कालीन राजवंश भी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा की बात करेंगे तो इसमें राजकीय अधिकारी युक्त रज्जुक प्रादेशिकों को यह आदेश दिया गया कि वह हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा पे जाए, कहा जाए, राज्य के दौरा पे जाए, ब्राह्मणों, मित्रों तथा श्रमणों को सदा उदारता पूर्वक व्यवहार करे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा में सरकारी अधिकारी को क्या दिया गया है, आदेश दिया गया है। और चौथा की बात करेंगे, चौथा में क्या है, तो उसपे भी जरा हम लोग देखते हैं। तो चौथा की बात की भेरी घोष, ठीक है। भेरी घोष का मतलब क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। क्या होता है भेरी घोष का मतलब, तो भेरी घोष का मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध की जगह पे धम घोष, धम घोष का मतलब क्या होता है, शांति। तो चौथा में भेरी घोष है, भेरी घोष की जगह पे, युद्ध की जगह पे धम घोष की घोषणा की गई, ठीक है। और चौथा में क्या किया गया, पशु हत्या को बहुत हद तक क्या कर दिया गया, रोक दिया गया है। पांचवा की बात करें, पांचवा में क्या था, शासन के 13वें वर्ष, ठीक है, धम महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो 5वें वर्ष की बात करेंगे तो 5वां में क्या है, तो शासन के 13वें वर्ष धम महापात्र नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिनका काम क्या था, तो राज्यों में क्या करना, सहिष्णुता को बनाकर रखना, ठीक है। धार्मिक कार्यों से संलग्न ये अधिकारी था, इसको आपको ध्यान में रखना है। छठा में क्या था, तो इसमें आत्मनियंत्रण की क्या दी गई, शिक्षा दी गई है। अधिकारी को हर समय और कहीं भी सेवा भाव में तत्पर रहना बताया गया है, ठीक है। छठा में क्या है, तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अधिकारी को हर समय और कहीं भी सेवा भाव से तत्पर रहना क्या किया गया, बताया गया है, ठीक है। 7वां की बात करेंगे तो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का भाव रखने पर बल दिया गया, ठीक है। और सहिष्णुता जैसे काम के करवाने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए, किसी भी धर्म के बीच में मतभेद न हो, इसके लिए धर्म महापत्र की नियुक्ति की गई थी शासन के 13वें वर्ष में, ठीक है। 8वां में क्या है, तो अशोक के धम्म तीर्थ, ठीक है, यात्रियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बोध गया की यात्रा की थी, तो अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष क्या किया था, बोध गया की यात्रा किया था। 10वें वर्ष क्या किया था, 10वें वर्ष कहाँ पे गया था, सर 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया था, सॉरी 10वें वर्ष जो था, सॉरी मिस्टेक 10वें वर्ष बोध गया है, और 20वें वर्ष की बात करेंगे तो लुम्बिनी है, मिस्टेक, ठीक है। 8वां शिलालेख में आपको देखने को मिलता है। 8वां वर्ष तो उसने क्या किया था, कलिंगा पे आक्रमण किया था ना, ठीक है। तो 8वें वर्ष कलिंग पे आक्रमण किया था, 10वें वर्ष बोध गया था, और 20वें वर्ष की बात करें लुम्बिनी में गया था। ये जानकारी आपको 8वां शिलालेख से मिलती है। और 9वां में क्या है, तो सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। धम्म में सभी दासों एवं नौकरों के प्रति दया भाव रखा गया है। 10वां में क्या है, तो इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है। धर्म कीर्ति को श्रेष्ठता पे बल दिया गया है, ठीक है। 11वां में क्या है, तो इसमें धर्म के वरदान के को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या की गई, इसे इंपॉर्टेंट नहीं उतना। 13वां फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, सभी प्रकार के विचारों का सामना, विजय, विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय एवं
महिला महापात्रों की नियुक्ति की। ब्रह्मा में महिला महापात्र है, ठीक है। तो नॉर्मल महापात्र की बात करें किसमें है, तो 5वां में है, ठीक है। धम्म महापात्र की नियुक्ति किसमें है, 5वां में। ब्रह्मा में किसका, तो महिला। 13वां की बात करेंगे, कलिंग युद्ध की जानकारी है। युद्ध में 1 लाख लोगों के मरने में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। और इसमें पड़ोसी राज्यों का भी चर्चा है। तो पड़ोसी राज्यों का चर्चा किसमें, 13वां में और दूसरा में, ठीक है। दूसरा में कौन से पड़ोसी राज्य है, तो चोल है, चेर है, पांडे है और सत्य पुत्र है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। अब आते हैं 14वां में क्या है, तो प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। इनमें अपने प्रजा के प्रति पितृव्रत प्रेमा भाव को अपनाने पे भी बल दिया गया है, ठीक है। तो एक बार जो इंपॉर्टेंट है, जरा मैं उसको मार्क कर दे रहा हूं, जरा आप लोग से ध्यान दे और सुन ले। प्रथम की बात करेंगे तो पशु बलि का क्या किया गया, निंदा किया गया। दूसरा में किया गया भाई समाज कल्याण के हेतु काम करना, जैसे पशु और जानवरों के लिए भी चिकित्सालय बनाना। साथ में पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा किया गया, पांडे, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र का वर्णन है। तीसरा में क्या है, तो इसमें राजकीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, भाई साहब आप क्या करो, हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा जाओ, ब्राह्मणों, मित्रों और श्रमणों को के साथ मतलब क्या करना, उदारतापूर्व मतलब क्या करना, व्यवहार करना है, ठीक है। चौथा में कहा गया भाई साहब युद्ध छोड़कर मतलब क्या करना है, शांति की तरफ चलना है, ठीक है। पशु हत्या को बहुत हद तक क्या कर देना, रोक देना है, ठीक है। 5वां में क्या गया भाई साहब, धम्म महापात्र नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। छठा में बोला गया सेल्फ कंट्रोल रखो, आत्मनियंत्रण रखो, ठीक है। अधिकारी को हर समय कहीं भी सेवा भाव में तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। 7वां में क्या कहा गया, संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का भाव रखने पर सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर आपस में रहे, ठीक है। 8वां में अशोक ने धर्म तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी अपने शासन के 10वें वर्ष में, ठीक है। 9वां में है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। धर्म के प्रति दासों एवं नौकरों के प्रति दया भाव का भाव रखा गया। 10वां में क्या है, ख्याति मतलब बढ़ा चढ़ा कर चीजों को कहना, ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई। धर्म कीर्ति के श्रेष्ठता पे ही बल दिया गया। 11वां में क्या है, इसमें धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां में क्या है, सभी प्रकार का विचारों का सम्मान किया गया। ऐसा नहीं कि मेरा धर्म में जो बातें कही गई वही सर्वश्रेष्ठ है, नहीं, सभी प्रकार के विचारों का क्या है, सम्मान है। मतलब विचार मतलब कैसे होने चाहिए, तर्कपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय एवं महिला महापात्रों की नियुक्ति की गई। 12वां में, 13वां में तो जानते हैं कलिंग युद्ध का चर्चा है, साथ में पड़ोसी राज्यों का भी उल्लेख किया गया, ठीक है। 14वां में क्या है, प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। इसमें अपने प्रजा के प्रति पितृव्रत, ठीक है, प्रेमा भाव को अपनाने पर बल दिया गया। माता पिता मतलब पेरेंट्स के प्रति मतलब क्या रखे, सम्मान का भाव रखे, ठीक है। तो सबके सब क्या थे, तो अशोक के क्या थे, तो अशोक के स्तंभलेख में वर्णित विषय थे, ध्यान में रखेंगे, मतलब शिलालेख कह लीजिए। ये सारी जानकारी यहाँ पे थी, इसे आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण थी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है उस पर भी जरा हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। आप क्या अशोक की गुहा एवं स्तंभ लेख, तो क्या अशोक की गुहा एवं स्तंभ लेख है, इसके भी बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए, तो अशोक के यही केवल कंप्लीट करवा दे रहा हूं। तो अशोक की गुहा एवं स्तंभ लेख के बारे में देखेंगे। तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी में 3 गुफाओं के दीवारों पर अशोक के लेख प्राप्त हुए, ठीक है। इसको गुहा लेख कहते थे, ठीक है, क्योंकि मतलब क्या होता है, तो ये क्या बोलते हैं, इनको गुफा में बनाया गया था, ठीक है। तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ी, हालांकि बराबर की पहाड़ी आपको जहानाबाद में है, ठीक है। यहाँ पे गया ही लिखा हुआ है, ठीक है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख प्राप्त हुए। इन सभी को प्राकृत भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। ये आपको बराबर की पहाड़ी में जो लेख जो मिले अशोक के, उसकी भाषा क्या है, लिपि क्या है, क्या बताओगे आप? तो भाषा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्राकृत। और लिपि की बात करेंगे ब्राह्मी, ठीक है। ये अशोक के पूरे राज्य में ही चलता था, ठीक है। केवल 2 अभिलेख, ठीक है, शाहबाजगढ़ या मनसेरा को छोड़ दे कि लिपि ब्राह्मी न होकर क्या है, खरोष्टी है। अब खरोष्टी की बात के ध्यान में रखेंगे, लिपि कैसे लिखी जाती थी, दाई से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया भग्न अभिलेख एवं कंधार के पास से शेर ए कुना नामक से यूनानी तथा अरमाइक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ। ये पूछा जाता है। तो बताओ अशोक के अभिलेख कहाँ के अभिलेख जो द्विभाषी, जहां पे 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो कंधार के पास एक जगह जिसको बोलते हैं शेर ए कुना से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है यूनानी और अरमाइक के द्विभाषी अभिलेख है, ठीक है।
तो तक्षशिला के अभिलेख की बात करेंगे तो अरमाइक लिपि में लिखा गया है। तक्षशिला कहाँ पे पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ेगा, ठीक है। और कंधार के पास शेर ए कूना नामक अभिलेख, शेर ए कूना से जो अभिलेख जो प्राप्त हुआ इस स्थान से, वहां के अभिलेख की भाषा के द्विभाषी जो कि यूनानी और अरमाइक है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और 6 विभिन्न स्थानों से पसान स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम निम्न प्रकार से, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो 6 विभिन्न स्थानों से पसान स्तंभों पर, ठीक है, पसान मतलब क्या? पत्थर, पत्थर के स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। पहला दिल्ली टोपरा, ठीक है। दिल्ली टोपरा क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले टोपरा में था, बाद में इसको दिल्ली में उठा के ले आया गया, ठीक है। यह स्तंभलेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया जाता था, लेकिन मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख क्या उत्कीर्ण है, ठीक है। जब दिल्ली में जब इसकी खूबसूरती जब देखता है, सॉरी, जब फिरोज शाह तुगलक जब इसका खूबसूरती देखता है तो देखते ही रह जाता है। इसको मतलब क्या करता है, बहुत बहुत वेटेड था ना, तो बहुत सारा हाथियों से घिसवा कर मतलब क्या क्या इसको दिल्ली लेकर आया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दिल्ली मेरठ। यह स्तंभ लेख भी, ठीक है, पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख को भी दिल्ली लेकर चलाया, स्तंभ लेख को, सॉरी, मेरठ वाला को भी दिल्ली लेकर आया। इसलिए दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा दोनों का संबंध किससे है? तो FST से है, फिरोज शाह तुगलक से है, ठीक है। अब आते हैं लौरिया अरेराज एवं लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। ये स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में है? तो चंपारण में है, ठीक है। और लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ से आपको किसकी आकृति मिलेगी? तो बैल की आकृति मिलेगी। किसकी आकृति मिलेगी? तो बैल की आकृति मिलेगी, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। आप देखोगे तो बसहा लघु शिलालेख भी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बसहा, बसहा समझते क्या होता है? छोटा सा जो बैल जो होता है ना, उसी को बसहा कहते हैं। गांव देहात में पहले खूब आता था, ठीक है। लोग इससे ना कुछ कुछ पूछते थे, तो हर चीज में ये गर्दन हिला देता था, ठीक है। देखिए, यह शिलालेख बिहार के कैमूर पहाड़ी के चांद क्षेत्र में बसहा में अवस्थित है। हालांकि जगह का नाम है बसहा, ठीक है। यह स्थानीय लोगों में मठमुरिया और मुरमुरिया के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बसहा लघु शिलालेख को स्थानीय लोगों में किस नाम से प्रसिद्ध है? मठमुरिया और मुरमुरिया, ठीक है। कहां पे मिलेगा ये? कैमूर पहाड़ी में चांद क्षेत्र के बसहा में अवस्थित है, बसहा लघु शिलालेख, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज 2009 में की थी। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार के दौरान 256वीं रातें यहाँ पे गुजारी थी। मतलब जब बसहा की बात करें, कैमूर पहाड़ी के चांद क्षेत्र के बसहा में अवस्थित जो है ना, बसहा लघु शिलालेख, इसमें 256वीं रात जो था अशोक ने यहाँ पे गुजारी थी। एक रात मतलब यहाँ पे अशोक जी रहे थे, ठीक है, ऐसा मानना है किनका? इतिहासकारों का, ठीक है। अब पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज कब की थी? बसहा लघु शिलालेख की खोज तो 2009 में की थी। कब की थी? 2009 में की थी, ठीक है। अब अशोक के परवर्ती शासक, तो अशोक के परवर्ती शासक डेट मीन अशोक के बाद का शासक, ठीक है। परवर्ती का मतलब क्या? बाद के शासक। मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट, ठीक है। अशोक की मृत्यु के उपरांत अगले 5 दशक तक उसके निर्बल उत्तराधिकारी शासन क्या रहे? संचालित करते रहे, ठीक है। तो अशोक मगध साम्राज्य के महान, ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के उपरांत अगले 5 दशक तक उसके निर्बल उत्तराधिकारी जो थे, शासक जो थे, चलाते रहे। जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारी के शासन के बारे में परस्पर विरोधी विचार पाया जाता है। मतलब जैन अलग बात कहता है, बौद्ध अलग बात कहता है और ब्राह्मण ग्रंथ अलग बात कहते हैं, ठीक है। पुराणों में अशोक के बाद 1 या 10 शासकों की चर्चा मिलती है, जबकि दिव्यावदान के अनुसार 6 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया, ठीक है। तो पुराण की बात है 1 या 10, ठीक है, और दिव्यावदान के अनुसार 6 शासक जो थे अशोक के बाद शासन किया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य सम्राट पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया, ठीक है, मतलब पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासक करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति शासन करता था, ठीक है। तो दिव्यावदान के अनुसार अगर बात करेंगे तो अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ थे, संप्रति हुआ, शालीसुख हुआ, देव वर्मन हुआ, सतधनुष हुआ, और बृहद्रथ की बात करेंगे तो जानते हैं, बृहद्रथ की बात करेंगे तो अंतिम क्या था? मौर्य शासक था, जिसकी हत्या किसने कर दी? बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी? किसने की थी बृहद्रथ की हत्या? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। अगर दिव्यावदान के अनुसार अगर बात करें, अशोक के बाद कितने शासक हुए? 6 शासक हुए, ठीक है। अगर पुराणों की मानेंगे तो पुराणों के मानेंगे तो 10 शासक, ठीक है, ध्यान में रखना है। 170 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग में, ठीक है, बैक्ट्रियन यूनानियों का पूर्ण अधिकार होगा, लेकिन पूर्वी भाग पर दशरथ का राज कायम था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दशरथ था। 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और साथ में कौन सी वंश की नाम रखी?
नींव रखी तो शुंग वंश की नींव रखी गई, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाबर और नागार्जुनी गुफाएं पढ़ेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहानाबाद में आपको मिलता है बराबर की गुफा है, तो कल के क्लास में हम लोग क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको आप लोग यहाँ से कल कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ठीक है, कल सेट भी होगा तो करेंगे। चलिए, थैंक यू, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। बिहार स्पेशल सेट जो डाला हुआ है ग्रुप में, आई थिंक 14 नंबर सेट है, एक बार उसको जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा, बिहार के क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान ही है, तो मस्ट ट्राई कीजिएगा बिहार स्पेशल टेस्ट। अच्छा, वो चलिए सेक्शन ठीक है, वाला ना?